क्लास आगे चालू करा है ना। अब देखो अपने बात चल रही थी प्रस्तावना के ऊपर, या आप प्रियम्बल कह दो, चाहे आप इसे क्या कह सकते हो, उद्देशिका कह सकते हो। अपन ने उद्देशिका के बारे में अच्छे से बातें की, अपन ने सारा पढ़ा, उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है ना। तो अपन ने याद की थी आपने, हाँ कौन सुनाई आवाज, हाँ तो सुना दे और सुना क्या करो कुछ। अच्छा चलो सबको छोड़ो, अपने तो वो चार जो अपने जानकारी मिलती है अपने को प्रस्तावना से, क्या क्या जानकारी मिलती है वो बता दो आप। पहली जानकारी क्या मिलती है, हाँ क्या मिलती है, पहली हमें जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, शक्ति के अथवा सत्ता के स्रोत की जानकारी मिलती है कि शक्ति अथवा सत्ता का स्रोत क्या है। तो क्या है भाई, अपने प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है। अगर ये पूछ लिया जाए तो हम भारत के लोग, अगर प्रस्तावना में देखा जाए तो हम भारत के लोगों में ये हम भारत के लोग, इनके अंदर पूरी की पूरी शक्ति अथवा सत्ता प्रदर्शित की गई है। अच्छा किस प्रकार इनमें पूरी सत्ता और शक्ति प्रदर्शित की गई है, तो मैंने आपको एक ढांचा समझाया था। अपने जो भारत के अंदर है ना, आपको पूछा जाए ना भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो आप बताना कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। अपने भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर अपने भारत में दो सदन है ना, जिसे आप एक तो क्या बोलते हो और एक को क्या कहते हो, राज्यसभा। और आपको भी वर्तमान में पता है तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 243 है ना। तो ये जो 543 सदस्य हैं और ये जो 243 सदस्य हैं जिन्हें आप एमपी बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये हमारे जनता द्वारा। ये तो होते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ये तो कैसे होते हैं राज्यसभा के सदस्य, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और ये कैसे होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष निर्वाचित। अब मुझे तो ये बताओ कि इनको यहाँ पर लोकसभा में राज्यसभा में कार्य करने के लिए किसने भेजा है भाई, ये हमारे द्वारा भेजे गए, जनता द्वारा भेजे गए। और ये जनता द्वारा भेजे गए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारे देश के संदर्भ में जो भी कानून बनते हैं, जो भी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वो सारी की सारी यहाँ से चलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा से। और यहाँ कौन चलाता है शासन व्यवस्था, तो यहाँ पर हम सबके द्वारा, हमारी भारतीय जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे गए हैं, वो प्रतिनिधि वहां पर सत्ता चलाते हैं। कहने का मतलब है कि आपा नौकरी लगा रखी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, पर किसकी नौकरी पर लगाया हुआ है, हमारे द्वारा उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो शक्ति किसके पास है, वास्तविक शक्ति जिनको अपन ने यहाँ पर चुनकर भेजा है, वो किसने भेजा है, तो वो जनता ने भेजा है। तो इसीलिए प्रस्तावना में ये प्रदर्शित किया गया है कि जो शक्ति अथवा सत्ता का स्रोत है वो किसके अंदर है, हम भारत के लोगों के अंदर है। तो पहली जानकारी तो हमें प्रस्तावना से ये मिलती है। दूसरी जानकारी क्या मिलती है, शासन की शक्ति, सॉरी शासन की प्रकृति कैसी है। यहाँ पर शासन की प्रकृति से मतलब है भारत की प्रकृति से। किसकी प्रकृति से है, भारत की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, अर्थात भारत कैसा है, भारत का स्वभाव कैसा है। तो अपन ने इसमें कई सारी बातें लिखी थी कि पहला तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अर्थात इसे एक शब्द में बोले तो भारत संप्रभु है। भारत क्या है, संप्रभु है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया था ना, काको साहब बापो साहब पापाड़ो। तो आंग मायने संप्रभु कौन हो, बापो साहब संप्रभु और काको साहब कहीं संप्रभु थोड़ी आ कोनी आने, क्योंकि काको साहब तो मोटरसाइकिल लेबो पहले बाबो साहब पूछना पड़ी, बाबो साहब आ मोटरसाइकिल लेऊं कौन लेऊं, पूछना पड़े, इज्जत रखनी पड़े। तो जिस प्रकार बाबू साहब स्वतंत्र रहते हैं परिवार में निर्णय लेने को लेकर, उसी प्रकार हमारा भारत है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी भी अन्य देश के ऊपर आश्रित नहीं है। भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और इनकी की भी पंचायती कौन चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो कश्मीर मुद्दा, जानते हो कश्मीर मुद्दा क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई जम्मू कश्मीर पर जैसे स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद में जैसे 26 अक्टूबर को कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने कबीलाइयों के बेस पर आक्रमण कर दिया था। फिर हरि सिंह जी, मैंने कहा था दिल्ली आए थे, दिल्ली से माउंटबेटन और नेहरू से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि भाई नवीन देश है हम, और अब बैठते हैं कोई वो अपना लपड़ो लेनो को नहीं। और कहा कि हम एक ही शर्त पर आपकी मदद कर सकते हैं। वो शर्त क्या थी कि आप भारत के विलय पत्र पर क्या कर दो, हस्ताक्षर कर दो।
और इस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। लेकिन उस समय तक पाकिस्तान की जो सेना थी वो आधे से अधिक कश्मीर पर अधिकार कर चुकी थी और 27 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में भारतीय सेनाएं वहां पहुंचती है, उनको खदेड़ती है। फिर मैंने कहा था कि यूएन के अंदर पंडित नेहरू जी ये मुद्दा लेकर चले गए थे और यूएन के अंदर क्या आदेश मिले थे कि भाई जहां जिसकी सेनाएं हैं वहां पर वो वहीं पर रुक जाए और वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे आप क्या बोलते हो, एलओसी, एलओसी खींच दी गई। एलओसी के उधर वाला पीओके, इधर वाला अपना जम्मू कश्मीर है ना। तो ये जो कश्मीर का मुद्दा है इस पर आपको पता है तो कई बार कहता है कि अमेरिका केवे की थे कि तो मैं पंचायती कर लूं, चीन वाला केवे मैं पंचायती कर लूं, टर्की वाला केवे कि मैं पंचायती कर लूं, भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में मैं सल्टीवाड़ो कर लिया। तो अपने जो विदेश मंत्री है वो एक ही डायलॉग दिया करे कि मैं संप्रभु आ, मैं स्वतंत्र आ, माने अच्छा है निर्णय क्या लेनो है क्या कौन लेनो, माने पंचायती करनी मत को क्या करनी है। कहने का मतलब भारत क्या है, संप्रभु देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा इसमें बिंदु क्या आया था, समाजवादी। देखो इन शब्दों का विशेष क्रम ध्यान में रखना है, एग्जाम में इन शब्दों का क्रम भी पूछ लिया जाता है ना, कि प्रस्तावना में निम्न दिए गए शब्दों को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब आपको इन क्रमों का विशेष ध्यान में रखना है कि पहले क्या, तभी मैंने आपको कहा था कि प्रस्तावना रट कर आना है, प्रस्तावना रटनी है और इन शब्दों से सवाल पूछे जाते हैं ना। तो समाजवादी का क्या मतलब है, लिखवाया था मैंने कल आपको, क्या मतलब होगा बताओ, ये बताओ। हाँ तो देखकर तो बोल लियो, देखकर बोल लियो, आपने दिक्कत के टाइम आप बताओ थे पढ़ तो शो देखकर बोल शो तो भी ताकि रिवीजन तो ऐसे 2 बार मैं बार बोल दे शो था कि एक कानो सुनो एक कानो काट दो यार बोल रहा क्या मतलब बोले प्रैक्टिस थाने में जो थाने का लालच दियो 50 रुपया को मैं क्या टेस्ट देशा टॉपर ने 50 रुपया और देशा कहीं वो बता समाजवाद पढ़ सुना मन मन में बोल ली होगा। तो एक ऐसी संरचना से जिसमें क्या होना चाहिए, हाँ भाई जो अपने साधन है, जो हमारे संसाधन है, जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें भारत की सीमा के अंदर जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उन संसाधनों को समाज के पिछड़े वर्ग की जो समूह है, पिछड़ा वर्ग, उसकी भी अंतिम पंक्ति तक वो संसाधन पहुंचाने, उसी को क्या कहते हैं, समाजवाद। यानी आप होने के कुछ पिछड़ा लोग है जगह एक होकर बैठ जावे है ना, नहीं तो वे चीजें महंगी हो जैसी, जैसे अभी मान लो कि अभी जैसे आपने देखा होगा जीरा, जीरा का देखा, जीरा तो चलो अकाल पड़ा हुआ था दक्षिण अमेरिका के अंदर तब जाकर महंगा हुआ, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर जीरा जितनी भी फसल है जीरे की वो कोई व्यापारी है वो इकट्ठी कर रख ले, इकट्ठी कर रख ली वो, और मार्केट में वो एक ही बोरी बेच रही हो नहीं, इकट्ठी कर रखी, भाव बढ़ना चालू या क्योंकि सामान मार्केट में कम है और कम हुआ है, डिमांड हुआ है, तो बिकी रेट अपने आप कहीं हुआ है, ग्रोथ हुआ करे, इकोनॉमिक्स का है ना, तो बिकी रेट है अपने आप कहीं हुआ लाग जैसी बढ़वा लाग जैसी, और धीरे धीरे बढ़ती हुआ मान लो जो को जीरो ताकि सस्तो हो वो बार हमारे साहब 10-12 हजार चलेगी, नहीं 70,000 80,000 चलेगी, वो 700-800 रुपया किलो होगा, जो 200-250 रुपया किलो आता नहीं जीरो, जो 800 रुपया चलेगी। अब मान लो इसी प्रकार ये अगर कोई इकट्ठा कर कर और उस जीरे की रेट को और हाई कर दे, मान लो जीरो जो 200 है वो 800 हो गया, तब जाकर वो बेचे, तो कमाई तो वो एक लोग कर रही है, जो संसाधन है उन संसाधनों पर वो अपना स्वामित्व कर चुका है, तो अगर वो ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने अभी हाल ही में अपने जो नए कृषि बिल आए थे ना, उनमें ये स्टोरेज करने का ठेका दिया गया था इनको, कि कोई भी पब्लिक व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम क्या कर सकते हैं, अनाज का स्टोर कर सकते हैं, और अगर ऐसे स्टोर कर लिया जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी, उस वस्तु की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि थकामा का साथ जगह गरीब है के लिए वह वस्तु खरीदनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, अपन पता अपना अन्य सामान हम जगह आप दिनचर्या कमाई आप खरीदा कहीं करनी पड़ी, कमी करनी पड़ी। जैसे गेहूं है, यूक्रेन में और रशिया में युद्ध शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, तो गेहूं की जो मांग थी वो अपने आप ही एक्स्ट्रा होने लग गई विश्व के अंदर। ये अपने भारतीय अर्थव्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हो पूरी दुनिया एक गांव है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जैसे अभी इजराइल और आपके फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ, चांदी सोना 3-4 रुपए टूटे हुए थे, जो 5-6 हजार रुपया बढ़ गया अपने आप। क्यों?
ये सारी की सारी परिस्थितियां मायने रखती है हर वस्तु के ऊपर। तो अगर इन वस्तुओं को अगर सरकार अपने स्वामित्व में रखकर पिछड़े हुए वर्ग के पीछे खड़े व्यक्ति तक अगर पहुंचाती है तो वो क्या है, वो समाजवाद। समझे बात? अच्छा, फिर कौन सा शब्द था? पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में तो क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, लेकिन इसे दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं वर्तमान राजनीति को देखते हुए? धर्म निरपेक्ष। कहना क्या चाह रहा है कि भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। और धर्म निरपेक्ष का मतलब है, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के भी सापेक्ष नहीं। जो सभी धर्म है वो भारत की नजर में सभी समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो सब इक्वल है। और भारत है वो इन सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है। आप नहीं कि तुम्हारे खास है, तू जाता है तो भैया बाहर निकलवान, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। समझ में आई बात? भारत के लिए सभी धर्म समान है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। और आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हमारे संविधान के भाग 3 जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हो, उसके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है ना। उसे अपने धर्म को मानने की सारी की सारी स्वतंत्रताएं हैं 25 से 28। वो अपन आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार जब पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना ध्यान में रखो, प्रस्तावना में हमें कैसा देश बताया गया है? धर्म निरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष बताया गया। और पंथ निरपेक्ष के बाद में हमारा देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वंशानुगत गणराज्य और एक होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वंशानुगत गणराज्य का तो मतलब है जैसे ब्रिटेन में चलता है। गणतंत्र का या गणराज्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि वह देश जिसका जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो राष्ट्र का प्रमुख है अथवा जो राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा निर्वाचित ना हो, अर्थात जो सम्राट, जैसे ब्रिटेन का सम्राट वर्तमान में है, उसी का बेटा है वो अगला सम्राट बनेगा, फिर उसी का बेटा अगला सम्राट बनेगा। ये प्रथा है वहां पर, यानी वहां का राष्ट्रपति वही है, सम्राट ही। और अपने भारत में क्या सिस्टम है? राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और निर्वाचित कौन करते हैं? तो यही लोकसभा वाले सदस्य, राज्यसभा वाले, और अपने जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभा है, तो उसके जो सभी सदस्य हैं, एमएलए वगैरह सब, वो सब के सब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और ये जो वोट डालने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इनको चुनकर किसने भेजा है? हमने भेजा है। लेकिन हम सीधा वोट नहीं डालते, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। ये कैसा चुनाव हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का? अप्रत्यक्ष। अर्थात हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित है, इसलिए हम गणराज्य है। और लोकतंत्रात्मक का मैंने आपको कई बार बताया, अब्राहम लिंकन की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो लोकतंत्र है ही है, जनता द्वारा ये चुने जाते हैं, ये अपन ने चर्चा की है। तो ये फिर आ जाता है कि भारत कैसा है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बात पल्ला बड़ी? हाँ, तो पहली तो हमें क्या जानकारी मिलती है प्रस्तावना से? शक्ति के स्रोत की। दूसरी, हमारा भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, अर्थात शासन की प्रकृति कैसी है। और तीसरा जो बिंदु है इसके अंदर वो क्या है भाई? नागरिकों के उद्देश्य। तीसरी जो हमें जानकारी मिलती है 3 नंबर, वो है हमारे नागरिकों के लिए क्या उद्देश्य दिए गए हैं हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान में। नागरिकों के लिए उद्देश्य। अब नागरिकों के लिए उद्देश्य क्या क्या है? तो अपन जैसे ही प्रस्तावना में आगे बढ़ते हैं, वैसे आपने जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां से नागरिकों के उद्देश्य शुरू है, उसके समस्त नागरिकों यानी भारत के समस्त नागरिक, अर्थात हम देशवासियों की बात की गई है 140 करोड़ लोगों के बारे में। और इसमें पहला जो हमारे लिए उद्देश्य है जो हमें प्रदान किया जाएगा हमारे संविधान के द्वारा, वो क्या है? न्याय। और न्याय भी कितने प्रकार का दिया गया हमें प्रस्तावना के अंदर? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। दूसरा कौन सा है? आर्थिक न्याय। और तीसरा कौन सा है? राजनीतिक न्याय। ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किए जाएंगे, है ना। आपको इनका क्रम भी याद रखना है कि सामाजिक, फिर आर्थिक है और फिर राजनीतिक है ना। क्रम भी पूछते हैं, व्यवस्थित क्रम, तभी तो मैंने कहा था कि प्रस्तावना रटनी है आपको। फिर इसमें दूसरा उद्देश्य क्या है? तो हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और ये जो स्वतंत्रता है वो कौन सी स्वतंत्रता है? लिबर्टी वाली स्वतंत्रता है ना। लिबर्टी के बारे में मैंने उदाहरण भी दिए थे, है ना। क्या आता है लिबर्टी?
हाँ, पूर्णतया स्वतंत्र है, उस पर किसी बंधनों का अभाव, आप क्या कह सकते हो, बंधनों का अभाव। जबकि फ्रीडम में उचित युक्ति युक्त बंधन होते हैं उसके ऊपर, समझ में आई, उचित युक्ति युक्त बंधन होते हैं फ्रीडम के अंदर। जैसे लिबर्टी प्रस्तावना में कहा गया, लेकिन ये लिबर्टी का मतलब यहाँ पर वो लिबर्टी नहीं है जैसे कि आजकल हमारे देश में काम चल रहे हैं ना, विचार और अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता के रूप में। हमारे अनुच्छेद 19 में यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समझाई गई है। यहाँ पर तो लिबर्टी लिख दिया, लेकिन ये क्या लिबर्टी है, इसके प्रावधान क्या है, वो सारे के सारे किस अनुच्छेद के अंदर है, भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंदर है। और इसके अंदर जो शब्द प्रयोग में लिया गया वो कौन सा शब्द प्रयोग में है, फ्रीडम। और फ्रीडम का भी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर उचित युक्ति युक्त प्रतिबंधों के साथ में हमें स्वतंत्रता दी गई है, जबकि प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात खुल्लो सांड हुए, अट बेल बन जावे बटे सांड हुए। बेल मतलब देखो खेत में टाइम टू टाइम काम धंधा पर जावे वो, और अट जगह रोता फिरे, सुबह निकले, घर में घुसवा को टाइम पर नहीं, जगह खुला सांड जो फिरे पे आवे लिबर्टी के ऊपर। माकन है लिबर्टी, और थाका माकन कहीं है, फ्रीडम है। अब फ्रीडम में जी रहा और वे लिबर्टी में जिया करो। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की हमें इसमें क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। और समानता कितने प्रकार की, समता लिखा हुआ है लेकिन इक्वलिटी कह सकते हो आप, और समानता। और समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी प्रदान की जाएगी हमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये अपन पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 और 16 पढ़ेंगे, उस समय अपन अच्छे से चर्चा करेंगे इस अवसर और प्रतिष्ठा की समानता के ऊपर। ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे विशेषतः मौलिक अधिकारों में। आप पढ़ेंगे ये सारी बातें मौलिक अधिकारों के अंदर पढ़ेंगे अपन, है ना। तो उस समय अपन चर्चा करेंगे ये क्या है क्या नहीं है सारी। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए। अति बात है। अब आगे कहीं है, पढ़ दो, काट दो तो दोनों यार काटेड़ी रखिएगा। प्रस्तावना चाह दिया ताकि प्रस्तावना कौन काटेड़ी, मैं पढ़ पढ़ सुनाओ जना ताना होगी याद। हाँ, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, तथा उन सब में, किन सब में, हम में व्यक्ति की गरिमा अर्थात हमारा स्वाभिमान बना रहना चाहिए, और अपन राष्ट्र की एकता अर्थात अपन भाईचारा के रूप में रहना, और अखंडता, जो आपने अखंडता हमारे देश की उसे बरकरार रखना है, इसे विभाजन करने का प्रयास नहीं करना, अर्थात भारत से अलग होने का विचार हमें नहीं रखना है, और बंधुता भाईचारा चाहिए। जब ऊपरली बात आएगी पचे दृढ़ संकल्प होकर। अब हमें यहाँ से चौथा जो उद्देश्य क्या जानकारी मिलती है वो अपने को ध्यान में रखना है ना। अब 4 नंबर जो हमें जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, हमें संविधान बनने की तारीख, संविधान बनकर तैयार होने की तारीख लिख सकते हैं। संविधान बनकर अथवा पारित होना, बनकर तैयार होने की तिथि, तैयार होने की तिथि। और वो क्या है, आज दृढ़ संकल्प होकर, कौन दृढ़ संकल्पित हो रहा है यहाँ पर, है आने आपा तो हो रहा, आगे और क्या लिखे पढ़ोबिन, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, किसके अंदर, अपनी इस संविधान सभा में। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि दृढ़ संकल्पित कौन हो रहा है यहाँ पर। और ये संविधान सभा में जो विभाजन के बाद में 299 सदस्य थे, ये किसके द्वारा चुने गए थे, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुने हुए थे। कैसे थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुने हुए थे, अर्थात जनता खुद स्वयं अप्रत्यक्ष निर्वाचित। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, और इसे अपने विक्रम संवत के अनुसार कौन सी तारीख लिखा हुआ है इसमें, मिति मार्गशीर्ष
शुक्ल सप्तमी, हाँ 2006 विक्रमी, और विक्रमी का मतलब है विक्रम संवत। इसको क्या करते हैं, इस तारीख को मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, क्या कर रहे हैं हम इसको, अंगीकृत यानी अडोप्ट, क्या करें कि भाई बांका छोरो छोरी की को नहीं हो जाना बे, एक टापड़ ने अडोप्ट कर लियो, अडोप्ट कर लियो। अंगीकृत का मतलब होता है अडोप्ट करना, अडोप्ट करना यानी अपनाना। अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब है कानून स्वरूप, अधिनियमित, और आत्मा अर्पित करते हैं। आत्मा अर्पित का मतलब है हम हमारी आत्मा को अर्पित करते हैं, हम आत्मा से इसे स्वीकार करते हैं। ये सारी की सारी बातें आपके प्रस्तावना की महत्वपूर्ण बातें हैं, और हमें इससे 4 बातें जानकारी मिलती है। पहली तो क्या मिलती है, सत्ता अथवा शक्ति का स्रोत, और क्या बताया, हम भारत के लोग अथवा जनता में सारी शक्ति निहित है। दूसरी, शासन की प्रकृति कैसी है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और तीसरी देखी जाए तो तीसरी कौन सी है, नागरिकों के लिए उद्देश्य की हमें जानकारी मिलती है। और क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें एक तो न्याय पर चर्चा की गई है, कितने प्रकार के, 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता के बारे में, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की लिबर्टी शब्द प्रयोग में लिया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर समानता की बात की गई है, कितनी, तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और फिर अपन ने इसमें चौथा जो बिंदु लिया था, वो बिंदु लिया था कि इससे हमें जानकारी मिलती है संविधान बनकर तैयार होने की तिथि, अर्थात संविधान पारित कब हुआ था। तो ये पारित किसके द्वारा किया गया था, हाँ संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये आपको तारीख पूछी जा सकती है। अब तो तीसरा जो विशेष बिंदु है कि इस तिथि का उल्लेख केवल और केवल प्रस्तावना में किया गया है। हाँ किया गया, केवल और केवल प्रस्तावना में किया गया, संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। यह ध्यान में रखना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस तिथि का उल्लेख नहीं मिलता, केवल और केवल कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू अर्थात हम गणतंत्र कब घोषित हुए थे, अथवा हम गणराज्य कब घोषित किए गए थे, तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहानी सुनाई होगी कि भाई ये 2 महीने लेट क्यों किया गया था, याद है? क्यों किया गया था बता दो वो भी, हाँ क्या कारण हो? नेहरू जी कांग्रेस सगड़ा कारण है। तो मैंने कहा था कि भाई आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो 26 जनवरी को क्या मनाया करती थी, स्वतंत्रता दिवस। और ये पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पूरे लाहौर अधिवेशन की कहानी सुनाई थी, और इस दिन के बाद में घोषणा की गई थी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और लेकिन आजादी हमें कब मिली, 15 अगस्त को। और संविधान बनकर तैयार कब हो गया, 26 नवंबर को। तो इतिहास के अंदर ये जो 26 जनवरी थी, जिसे कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करती थी, ये इतिहास में धूमिल हो जाती, इतिहास में मिट जाती, कोई पूछ तो ही को नहीं तारीख ने। तो पंडित जी की हो कि आपने यान करो कि 2 महीना और डट जाओ, आपने कांग्रेस की लास्ट स्वतंत्रता दिवस भी स्मरण रेसी लोगों ने याद रेसी, गणतंत्र लागू कर आपा 26 जनवरी ने। तो इसीलिए हमारा जो देश का संविधान है वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि इस दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। किस दिन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसका मतलब है कि ये जो संविधान था वो आंशिक रूप से कब लागू हो गया, आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो कब बताओगे आप, 26 नवंबर 1949 को। अब कौन से अनुच्छेद लागू हुए, तो जैसे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो एक जैसे नागरिकता, भाग 2 में अपने नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो ये वाले जो अनुच्छेद थे वो इस दिन से लागू हो गए, इस दिन से हमें नागरिकता प्रदान कर दी गई। जैसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ये अनुच्छेद भी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, और तत्पश्चात हमारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कार्य पर लग गया था, और इसी ने हमारे राष्ट्रपति के चुनाव करवाए थे। और इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी
1950 को की गई थी। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए ध्यान में रखना 25 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस होता है पता करके आना, कल के लिए आपका सवाल है। हाँ याद कर लियो, याद भी कराना था, ढूंढ भी लाना है। अब बाद में बता दूं कि वो डिंकरचंद जी दिवस हवे तो पता नहीं वो याद को नोसी है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो भी चुनाव है, जैसे अपने राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, हमारे लोकसभा के चुनाव, हमारी राज्यसभा के चुनाव, हमारी जो राज्यों के अंदर विधानसभा हैं, इन विधानसभाओं के चुनाव, विधान परिषदों के चुनाव, ये सब के सब चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन पंचायतें वाले, नगर पालिका वाले चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। वो ध्यान में रखना। कौन कौन से? पंचायती राज और नगर पालिका वाले। पार्षद का चुनाव है नहीं, एक पार्षद वाला चुनाव और अपने सरपंच वाला चुनाव, ये कौन करवाते हैं? स्टेट सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन करवाता है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग। याद रह जाएगी बातें, आगे पढ़ेंगे अपन, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये इतनी बातें तो विशेष से याद रखनी है। अब आप ये बताइए कि अपन ने कल लिखा कहां तक था? हाँ कहीं क्यों करते? नेहरू नून, अच्छा नेहरू नून समझौता चल रहा था कि अपने? चलो आगे और बढ़ो। अच्छा, इस प्रस्तावना के बाद में, ये सब लिखने के बाद में क्या लिखा था अपन ने? इतना कुछ लिखने के बाद, ये चारों पॉइंट लिखने के बाद क्या लिखा था कि प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का कैसा भाग है? दार्शनिक भाग है। ये हमारे संविधान का कैसा भाग है? दार्शनिक भाग। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के दार्शनिक भाग कौन कौन से हैं। तो दो दार्शनिक भाग है, एक तो अपना दार्शनिक भाग कौन सा है? प्रस्तावना, और दूसरा जो दार्शनिक भाग है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा दार्शनिक भाग कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अपन यहाँ पढ़ेंगे तब आप कहोगे कि सर जी ये बात लागू होगी। बिल्कुल, ऐसी कई सारी बातें हैं जो अपने वर्तमान संविधान के अंदर लागू कर दी गई है। कई प्रावधान ऐसे आए हैं जो इनमें लिखे हुए वो लागू कर दिए गए हैं ना। तो हमारे दार्शनिक भाग कौन से हैं? तो प्रस्तावना और डीपीएसपी। दार्शनिक भाग का क्या मतलब होता है? तो वो बातें जो कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन करबा में जब खुद पर लागू हुआ तो बढ़िया कौन लागेगा, वो बातें वो दार्शनिक बातें कहलाती है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे भाग है जो दार्शनिक है। अर्थात दार्शनिक होने का मतलब है कि ये वाद योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? ये वाद योग्य नहीं है, यह न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एक ही बात है, वाद योग्य नहीं है अथवा परिवर्तनीय नहीं है, दोनों में से कोई भी शब्द है, याद रखना है। वाद योग्य नहीं है कहने का मतलब है कि जैसे अपने प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई है, अगर वो हम भारतीय जनता को नहीं मिलती है तो आप प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और ऐसी कई बातें जो इस भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो दुधारू पशु है इनके वध पर रोक लगाया गया है ना। गाय, अपन ये कह सकते हैं कि गोवध पर रोक लगाने की बात लिखी गई है ना। मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात लिखी गई है, लेकिन ये लगी हुई थोड़ी है, नहीं लगी हुई है, कहीं पर भी नहीं लगी हुई है, सगड़ो सिस्टम बराबर चल रहा है। अरे यार टेंशन वाली बात से क्लास में हो आई हो मैं 11:30 ठीक है। मामा जी की है तबीयत खराब है, प्रोग्राम लंबा हो सका, तो वाद योग्य नहीं है अर्थात न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात आप न्यायालय में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग में? भाग 3 में, अर्थात हमारा जो भाग 3 है जिसे आप फंडामेंटल राइट बोलते हो, क्या बोलते हो?
फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मूल अधिकार। अगर इस भाग में दिए गए अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय प्रदान करेगा, इस बात की गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट देता है कि अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे ये मूल अधिकार क्या है, जिसे आप मौलिक अधिकार भी कहते हो, सारी बातें अपन इस पर अच्छे से डिटेल से आगे पढ़ेंगे, भाग 3 में पढ़ेंगे। अभी तो अपने प्रस्तावना चल रही है ना, तो ये कैसे नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। याद रह जाएगी बात, कौन कौन नहीं है, तो एक प्रस्तावना नहीं है और एक डीपीएस भी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। दिमाग में डाल लेना बात कि प्रस्तावना और डीपीएस भी क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। हम न्यायालय में नहीं जा सकते इनका हनन होने पर, समझ में आएगी बात। और किनका हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, मूल अधिकारों का, अर्थात भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें जो अधिकार दिए गए हैं, जनता के अधिकार, हमारे क्या अधिकार है देश में रहने के, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मूल अधिकार है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट बोलते हैं इनको ना। फिर क्या लिखा था अपन ने आगे, आई है, हाँ, अपन ने एक क्वेश्चन रखा था और वो क्वेश्चन क्या था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन अपने था सामने। और इस पर अपन ने कहा था कि इस पर 3 मामले हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे गए, है ना। तो इसमें पहला मुकदमा तो अपन ने मामला पढ़ा था, वो कौन सा था, बेरूबाड़ी मुकदमा या बेरूबाड़ी वर्सेज भारत संघ मामला, भारत संघ मामला। और इसकी जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था, 1960 में लिया गया था। दूसरा जो मामला था वो कौन सा था, केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य मामला, और ये इसका निर्णय कब आया था, 1973 में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण था वो था LIC वर्सेज भारत संघ, और ये इसकी सुनवाई कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ये तीनों अपने लिए महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों मामले, है ना। कौन कौन से, बेरूबाड़ी वर्सेस भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और LIC बनाम भारत संघ। ये आपको सबसे पहले तो इनके नाम याद रखने हैं और फिर आपको इनकी ये तारीखें ध्यान में रखनी है, कब कब इन पर निर्णय आया था, है ना। और ये केशवानंद भारती तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मामला है तो इसमें वो है केशवानंद भारती मामला। अब देखो, सबसे पहले अपन ने कल बेरूबाड़ी मामले पर चर्चा की थी। क्या था बेरूबाड़ी मामला रे, बेरूबाड़ी मामला 1960। अब इसमें क्या हुआ था, मैंने कहा था कि भाई भारत था, उस भारत का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था, भारत का विभाजन किया गया था, और विभाजन करके 2 देश बनाए गए थे, एक का तो नाम था भारत और एक का नाम था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को 2 क्षेत्र मिले थे, एक पूर्व में मिला था, उसे कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान। और यहाँ ये वेस्ट में है तो इसे अपने आप क्या कहने लग गए, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में क्या था, भारत था। अब यहाँ अपने बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, वर्तमान में तो हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, लेकिन उस समय क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1947 में जब आजादी मिली थी तब आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक व्यक्ति को यहाँ भारत बुलाया गया था, जिसका नाम था सर रेडक्लिफ। क्या नाम था, सर रेडक्लिफ। और सर रेडक्लिफ के पास मात्र 10-15 दिन थे, उस 10-15 दिन में इसका विभाजन करना था। और इन्होंने विशेषतः पंजाब और बंगाल का विभाजन किया था। किसका विभाजन किया था, पंजाब और बंगाल, क्योंकि इन्हीं 2 क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था। और ये बंटवारा कैसे किया गया था, तो उस समय इन्होंने थाने से थाने लाइन मिलाई थी मैप के ऊपर। 5-10 दिन में तो घूमी जाएगी नहीं था क्षेत्र कमाए, तो इन्होंने मानचित्र रखा पूरे भारत का, और थाना यानी पहले जो थाने थे ना, पुलिस थाने, उनको एक दूसरा पुलिस थाना मिला तो अन्य कर दियो। अब इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था, बेरूबाड़ी गांव। और ये बेरूबाड़ी गांव है, वो उन्होंने बीच में लाइन खींच दी सर रेडक्लिफ जी। तो आ तो गांव पूर्वी पाकिस्तान में गएड़ो और
बाकी को आधो गांव भारत में हो। और जो बेरूबाड़ी को थानो वो भी हो भारत का माई, वो भी नहीं हो। तो एक हिसाब पूरा पूरा बेरूबाड़ी है जो आपन होना चाहिए जो। लेकिन पाकिस्तान ने मौका मिल गया रेड क्लिफ की यहाँ गलतियां के कारण, तो पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया यहाँ पर सारा का सारा। और फिर क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून, पूरा नाम थे, खुद ढूंढ लीजिए ना। और इन दो के बीच में एक समझौता होता है। कब हुआ था? तो यह समझौता हुआ था 10 सितंबर 1958 को। और इस समझौते के तहत ये जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था, ये बेरूबाड़ी क्षेत्र किसे दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? ये जो आधा बेरूबाड़ी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और यही बात मुकदमे के रूप में अपने सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में चला था ये मामला। क्या सरकार के पास ऐसे अधिकार है जो साधारण कानून बनाकर हमारे देश के एक अंग को दूसरे देश को दे दे? और इसी के मामले पर यह मामला सुनाया जाता है। और जिस मामले में कहा जाता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, यह संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि यह संविधान के किसी भी अंग को शक्ति नहीं देती, संविधान का भाग नहीं है। अपने को यहाँ पर विशेष बात यही ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा। अभी पूछा गया रीड या एसएसटी जो सेकंड ग्रेड का पेपर था उसमें सवाल पूछा गया था। सवाल क्या पूछा कि निम्न में से किस मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है? और ऑप्शन में थे यही बेरूबाड़ी, केशवानंद, गोलकनाथ, LIC मामला। तो क्या करोगे अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप? ये बेरूबाड़ी जो मुकदमा है हमारे, यही इस मामले में सही होगा, क्योंकि इसी मामले में केवल और केवल इसी मामले में कहा था कि प्रस्तावना है वो किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़ी बात ये भी ध्यान में रखो तो रख लेना, पंडित नेहरू नून समझौता इसे कहा जाता है। कब हुआ था? 10 सितंबर 1958 को हुआ था। और इसके तहत बेरूबाड़ी का जो आधा क्षेत्र था वो किसे दे दिया गया था? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है ना। बांग्लादेश 1971 में बना था। तो वो भी बातें अपन आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये इतने, आपको तो इतना ध्यान में रखना है, बेरूबाड़ी मामला 1960, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। भाई प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की आत्मा है एक प्रकार। आगे अपन चर्चा करेंगे, उपनाम पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। जैसे ये अपना शरीर है, इसमें जो आत्मा है जगह देर लपड़ी चला रही है, अगर आप निकल जाए जनापति शरीर को कोई मतलब को नहीं, नापा काइन लगा दिया, अगर थोड़ी लगा दिया, लागे कौन लागे लागे। तो उसी प्रकार प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ये बात कही गई थी इन दो मामलों में, केशवानंद और LIC मामला। ये आपको ध्यान रखना विशेष थे। और अब अगली जो हमारी चर्चा है वो किसके बारे में है? केशवानंद भारती। तो अगला दूसरा मामला है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। ये ध्यान रखना आपको, सामने ये बात देखो चर्चा करेंगे अच्छे से। केरल राज्य मामला 1900 रिजल्ट घोषित किया गया था। देखो 24 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। कैसे? अपन जो पढ़ेंगे आगे मेवाड़ प्रजामंडल, क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ प्रजामंडल। तो उस समय अपन 24 अप्रैल चर्चा करेंगे कि 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, है ना। 24 अप्रैल को एक दिवस और आता है, वो भी आपको पता करके आना 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है। एक तो कौन सा पता कराना है? 25 जनवरी वालों, और एक पता कराना है 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है, ये आप ही को पता करके आना है। अब देखो हुआ क्या था, अब भारत सरकार कोई भी कानून बनाए और उस कानून में अगर सीधी सी बात है कोई कानून मांगे, जैसे सड़क बनाना है, क्या बनाना है? सड़क बनाना है। तो सड़क कट मणी भाई अपने गाँव मणी, शहरों जोड़ सी, गाँवों को गाँव से जोड़ा जाएगा, शहरों को शहरों से जोड़ा जाएगा। अब सड़क है तो वो सड़क तो जमीन पर चाली, हवा तो चालेगी नहीं। सड़क जमीन पर बन सी है ना, कोई का खेता मुंह निकल सी, कोई का घर बीच में आसी, तो सरकार क्या करती है? उनका अधिग्रहण कर लेती है, अर्थात माने मुआवजा दे दे और वह जमीन आप ले ले, क्या कर ले? आप ले ले। अब यहाँ का काम हुआ, कानून बनाएंगे, प्रत्येक प्रांत के अंदर अपने अपने कानून बना रहे थे। सरकार अपने बना रही थी, पंजाब सरकार अपने कानून बना रही थी, भूमि का अधिग्रहण कर रही थी। भूमि का अधिग्रहण लगा तब लोग होता है वो सब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब बात तो
लाभ मिला होगा। धीरे धीरे जैसे ये मामले चले आगे बढ़ेंगे तो सिगरेट का मामला के मामले, लेकिन तुम सबका तौर भी इस मामले में वो जब मामला सिगरेट का मामला ये सारे मामले ये सारे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय सुना तो वो क्या आपने कानून होते हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुना नहीं तो हम कहते हैं माफ कर दिया भी जमीन भूमि अधिग्रहण को लेकर कई मामले चल रहे थे। हर राज्य अपने कानून बना रहे थे और जनता से उनकी भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे। और इसी दौरान केरल के अंदर एक हिंदू मठ था। केरल में क्या था? एक हिंदू मठ था। अच्छा, हिंदू मठ से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात इस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हमें यह अधिकार है कि हम हमारे धर्म विशेष की कोई संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसका संचालन हम करेंगे। सरकार ऐसे मामलों में पंचायती नहीं कर सकती, सरकार इनकी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकती। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है इसके अंदर। और मैंने कहा था कि ये बात योग्य, अगर इनका हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर यह हिंदू मठ था जो कि धर्म विषय से संबंधित था और ये केशवानंद भारती यहाँ के महंत हुआ करते थे। क्या थे ये? महंत थे। और जब इनकी जमीन छीनी गई तब ये मुकदमा लड़ने गए। और इन्होंने भारत केरल राज्य तो एक नाम था, जबकि वास्तव में यह मुकदमा था भारत संघ के मामले में, क्योंकि भारत संघ को इसलिए दृढ़ हुआ क्यों थे तो बढ़ाओ अपने देश को विकास पर ध्यान दो। और जब इस प्रकार गतिविधि हुई तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कई सारी बातें की गई थी। क्या क्या बातें कही गई थी? तो इसमें सबसे पहले तो कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना को क्या माना गया था? संविधान का भाग माना गया था। संविधान का भाग है। देखो एक बात और याद आ रही है थोड़ी सी, इस बेरूबाड़ी में, ये जो बेरूबाड़ी में जब ऐसे निर्णय आया था ना कि आप ऐसे सीधे किसी अन्य देश को जमीन नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। संशोधन समझते हो? संविधान में संशोधन करना था, संविधान संशोधन। और इसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया तब इन्होंने संशोधन किया। और संशोधन कर इन्होंने कौन सा संशोधन किया था? तो 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960। और इसके तहत फिर ये कहां दे दिया गया? पाकिस्तान में दे दिया गया। तो आपको थोड़ी सी ये 9वां संविधान संशोधन भी साथ में ध्यान में रखना है ना। पूछा जा सकता है कि बेरूबाड़ी क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान या पाकिस्तान को निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत, क्योंकि संशोधन करने पड़ेगा अर्थात लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। आगे अपन और पढ़ेंगे। तो इसी में क्या निर्णय लिया गया था? संविधान का भाग है। तो आप लिखो, यहां तक ही लिखा था कल, वो नेहरू नून मामला लिखा था ना, तो आप फिर नेहरू नून के बाद लिखो, आगे लिखो आप नेहरू नून समझौता लिखा हुआ था अंतिम। ठीक है, नीचे लिखो। एक बार वो बेरूबाड़ी मामला पूरा लिख ली होगी। संविधान में प्रस्तावना को भाग नहीं माना है, हाँ पूरा लिख लियो। चलो फिर नीचे लिखो। इस मामले में कहा गया था कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि